हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से निफ्टी में करीबन 238 पॉइंट्स की हमें गिरावट दिखाई दी और बैंक निफ्टी भी कंसेक्यूटिवली 8 डे नेगेटिव रहा। कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमें मार्केट में फॉल दिखाई दिया, वो चाहे ग्लोबल हो या इंटरनल हो, दोनों पैरामीटर्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और क्या ये एक सपोर्ट पर मार्केट आ चुका है या फिर ये जो फॉल है ये और ज्यादा नीचे जा सकता है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो जो ग्लोबल क्यूज है, ग्लोबल क्यूज काफी सही चल रहे हैं और इतने बड़े फॉल हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंसेक्यूटिवली हमें इंडियन मार्केट्स में जो है फॉल बढ़ते हुए दिख रहा है। तो बेसिकली इसका जो ग्लोबल क्यूज है उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट अभी नहीं है और इसमें इंटरनल जो भी है, इंटरनली चीजें हैं जिसकी वजह से ये फॉल हमें दिखाई दिया है। आज जो निफ्टी को ड्राइव कर रहा था या फिर जिसमें हमें शॉर्प सेलिंग दिखाई दिया, शार्प फॉल दिखाई दिया, वो निफ्टी आईटी सेक्टर था। आईटी सेक्टर में आज काफी शार्प फॉल हमें दिखाई दिया और आईटी सेक्टर में जो दो लीडिंग कंपनीज है, इंफोसिस और टीसीएस, तो उसमें से टीसीएस करीबन 4.37% नेगेटिव था। तो ये एक बड़ी बात होती है क्योंकि टीसीएस जैसा स्टॉक अगर 2% या 1% भी अगर नीचे गिरता है तो वो एक ह्यूज फॉल माना जाता है और उसके कंपैरिजन में 4.5% का गिरना ये काफी बड़ी बात है। अभी इसमें इसका जो रीजन था वो ये था कि टाटा सन्स जो है तो उनका करीबन 9,000 करोड़ का जो शेयर है वो बेचने वाले हैं, तो इसमें एक ब्लॉक डील होने वाली है। लेकिन ब्लॉक डील होने के कारण हमेशा फॉल नहीं होता है। यूजुअली जो उसकी प्राइस होती है, जिस प्राइस पर ये ब्लॉक डील होने जा रही है, तो उसकी वजह से हमें फॉल हमें काफी बार हमें इसमें दिखाई देता है। लेकिन इस फैक्टर की वजह से टीसीएस में गिरावट शुरू हो गई और उसी के साथ में सारे आईटी सेक्टर्स एक साथ में नीचे दिखाई दिए और उसी की वजह से सारे अलग अलग जो सेक्टर्स थे उसमें भी हमें कुछ हद तक फॉल दिखाई दिया। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो काफी टाइम तक बैंकिंग सेक्टर ने उसको होल्ड किया था। अगर आप देखोगे तो पूरा डेली बेसिस पर पूरा दिन भर उसने होल्ड किया। निफ्टी इतना नेगेटिव होने के बावजूद और अदर सेक्टर्स भी इतने नेगेटिव होने के बावजूद वो उसको खुद को रेजिस्ट कर रहा था, तो ये एक अच्छी बात थी। और जो मेजर जो पैरामीटर्स भी है, जो मेजर जो कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, तो उनमें भी कुछ हद तक हमें कुछ बड़ा फॉल हमें नहीं दिखाई दिया। तो ये एक बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर्स के एक अलग मूव मार्केट से जो परे थी वो हमें दिखाई दी। और फ्रेंड्स, लाइव मार्केट में मुझे जो भी अपडेट्स लगते हैं या फिर जो भी कुछ चीज़ें लेवल्स या कुछ अलग भी जो डिस्कशन होता है वो सारा मैं हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मेरा जो भी अपडेट्स होता है मार्केट रिलेटेड वो मैं सारा उसमें डालते रहता हूँ, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। अभी एक जो मेजर जो न्यूज चल रही है वो जापान को रिलेटेड है। जापान में अगर देखा जाए तो हमेशा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे और उसके बाद में आफ्टर 17 ईयर्स पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो एक पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट के डोम में आ गई है। वो करीबन 0.1% तक आ गई है। तो ये एक वर्ल्ड वाइड जो मार्केट्स है उनको लेकर एक काफी कंफ्यूजन होगा कि ये जो न्यूज है इसका इफेक्ट कैसे अलग अलग मार्केट्स पर हो सकता है। अगर उसमें देखा जाए तो एशियन मार्केट्स हमें नेगेटिव दिखाई दिए, लेकिन जापान का जो मार्केट था वो इतना नेगेटिव नहीं था। इसके पहले ऐसा हुआ करता था कि जो भी लोन्स हुआ करते थे या फिर जो भी लोन्स लिया करते थे वो सारे जापान से लिया करते थे, क्योंकि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होने के कारण। इंडिया ने भी काफी लोन्स जापान से लिए थे इस कारण से, और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट में निकल गया है। और उसी के साथ में काफी जो फंडिंग थी या काफी जो लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स में भी हमें जो दिखाई देती थी वो यूएस जापान के थ्रू करता था, क्योंकि यूएस यूजुअली अगर देखा जाए तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स के कारण काफी ह्यूज फंडिंग मिलती थी और फिर उसी फंडिंग को लेकर हम कई और पोर्टफोलियोज में या किसी और मार्केट्स में इन्वेस्ट करते थे। तो इन चीजों का कैसे इंपैक्ट आगे जाकर होगा तो इस पर हमारा ध्यान रहेगा और शायद लिक्विडिटी को लेकर वर्ल्ड मार्केट्स में, अलग अलग मार्केट्स में इसका इंपैक्ट हो सकता है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में करीबन 22,000 ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था और हमारा जैसे पिछले बार डिस्कशन हुआ था कि शायद यहाँ तक वो आ सकता है और उसको भी उसने ब्रीच कर दिया और अभी जो नेक्स्ट जो सपोर्ट था 21,800 वहां तक आ गया है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये 21,800 नीचे अगर टूटता है तो और फॉल आ सकता है इसमें, और जो लेवल जो आगे तक खुल जाएगी वो 21,500 यहाँ तक निफ्टी का लेवल आ सकता है। क्योंकि निफ्टी को अगर देखा जाए तो निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें दिखाई दे रही है। 22,000 को उसने पूरा डिसाइसिवली ब्रेक किया है और 22,000 को ब्रेक करके काफी स्ट्रॉन्ग सेकेंड सपोर्ट के ऊपर उसने एक स्टैंड लिया है। मतलब फर्स्ट सपोर्ट को तोड़ने के बाद डायरेक्टली सेकेंड सपोर्ट पर वो रुका है। ये अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि काफी अलग लेवल्स निकल जाएंगे। इसी के साथ में अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी कुछ हद तक हमें इतना वीक नहीं दिखाई दे रहा है। आज भी अगर देखा जाए तो सारे इंडेक्सेस इतने नेगेटिव होने के बावजूद बैंक निफ्टी में काफी कम वोलेटिलिटी थी, ऑलमोस्ट वो एक जगह पे ही था। जब सारे सेक्टर्स इतने नेगेटिव होने के बाद ऐसा होता है कि बैंक्स पर भी एक प्रेशर आ जाता है
और उसके कारण बैंक में भी हमें एक फॉल हमें दिखाई दे सकता था, लेकिन उसने जो उसका रिएक्शन दिया तो वो कुछ हद तक स्ट्रांग दिखाई दिया है। और बैंकिंग के लिए निफ्टी बैंक के लिए 46,000 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमें ये देखना होगा कि 46,000 को क्या ये नीचे ब्रेक करता है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो उसमें आगे के नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा पिछली बार भी डिस्कशन हुआ था कि 46,000 तक ये आ सकता है, तो अगर देखा जाए तो 46,000 को उसने एक बार टच किया है और वहां से उसने एक स्ट्रॉन्ग अपर साइड पर एक स्टैंड दिया है। लेकिन निफ्टी में अगर गिरावट कंटिन्यू रही तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक्स भी उसके साथ में गिरावट होना शुरू हो जाए। तो ये सारे लेवल्स हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं डेली बेसिस पर ये लेवल्स डालते रहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे और आपका अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो। थैंक यू।